वेलकम टू इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश चैनल। बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग पढ़ने वाले थे चीफ सिएटल। चीफ सिएटल पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आपको जानना ज़रूरी है। एक्चुअली बात यह है कि चीफ सिएटल बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उनको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मतलब थोड़ी सी जानकारी नहीं होती बच्चों को। मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिसकी मदद से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसके अंदर एक सिटी है चीफ सिएटल के नाम से। चीफ सिएटल थे कौन, इन्होंने क्यों स्पीच दी थी, ये सब मैं इसमें ही समझाने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। अमेरिका के अंदर अंग्रेज़ों का कब्जा था। उस टाइम की बात है, करीब 18th सेंचुरी में अमेरिका आज़ाद हुआ। वहाँ पे धीमे धीमे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतलब गोरे लोग और काले लोग। जबकि अंग्रेज लोग जो कि कब्जा करके गए हुए थे अमेरिका में, तो वहाँ पे कुछ लोग रहने लगते हैं ना, बस गए लोग बसे भी। अब जो सिपाही की फैमिली अमेरिका में ड्यूटी कर रही होगी, वो लोग वहाँ रहने लगे। कुछ लोग उसी कंट्री में रहने लगे, तो उनकी फैमिली वहीं हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई। वैसे ही वाइट लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू रेड इंडियंस। रेड इंडियंस कौन थे? रेड इंडियंस थे थोड़े से सांवले कलर के थे, और इनका ही अमेरिका था। अमेरिका एक्चुअली इनके पूर्वजों की ज़मीन थी, जो कि मतलब अब तो इनको अब वाइट से शेयर करनी पड़ रही थी। और ये लोग आदिवासियों की तरह अपना जीवन काटते थे। इन लोगों के बेसिक बिलीव्स थे कि प्रकृति हमें संभाल के रखती है, हमें बचा के रखती है, और हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारे पूर्वज जो कि प्रकृति में समाये हुए हैं, वो हमारी मदद करते रहते हैं, ऐसा कुछ। तो अमेरिका के अंदर भेदभाव चल रहा था कलर के नाम पे, कि कौन गोरा कौन काला, ऐसा। जो वाइट्स लोग थे वो अंग्रेज टाइप के, वो उनका एक गवर्नर था जिसका नाम था गवर्नर स्टेम्स। इनका आगे जिक्र आएगा, बस इतना सुन लो कि एक गवर्नर थे जिनका नाम था गवर्नर स्टेवेंस। रेड इंडियंस, जिनको नेटिव अमेरिकन भी कहते थे। नेटिव मतलब पूर्वजों की ज़मीन थी अमेरिका की। अमेरिका जो थी इन्हीं के पूर्वजों की थी, रेड इंडियंस की। और इनके अंदर भी कुछ ट्राइब्स चलती थी, मतलब जनजातियाँ टाइप चलती थी, आदिवासी लोग टाइप रहते थे रेड इंडियंस के में। मतलब कुछ ट्राइब थे, कुछ ग्रुप्स थे, ऐसा समझ लो। स्क्वामस और द्वामिस दो ग्रुप थे। आपकी बुक में बताया गया कि स्क्वामस ट्राइब के जो चीफ थे उनका नाम था चीफ सिएटल। स्क्वामस ट्राइब के जो चीफ थे उनका नाम था चीफ सिएटल। और जो रेड इंडियंस थे, इनके कुछ एंशिएंट एनिमीज थे। एंशिएंट एनिमीज मतलब पुराने दुश्मन, ये समझ लो जानी दुश्मन टाइप, पुराने दुश्मन थे। तो जो रेड इंडियंस के पुराने दुश्मन थे उनका नाम था हैदास और शिमशांस। ये रेड इंडियंस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पर धीमे धीमे इनका नंबर कम होता गया एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल्स। रेड इंडियंस का नंबर थोड़ा कम होता गया। ये लोग बेचारे लाचार हो गए अपनी ज़मीन में, क्योंकि ये लोग मॉडर्नाइज नहीं थे, मतलब ये लोग ऐसे आदिवासी टाइप थे। और जो वाइट पीपल से बहुत मॉडर्न थे ये लोग। वाइट पीपल जो थे वेस्टर्न कल्चर को मानते थे। वेस्टर्न कल्चर समझ लो यार, जैसे अंग्रेज़ों का कल्चर, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, पे फॉरेस्ट काटो, बिल्डिंग्स बनाओ, ये सब समझ लो। अब आगे बात करते हैं चीफ सिएटल जो थे, समझ में आ गया। स्क्वामस ट्राइब के चीफ थे चीफ सिएटल ने एक स्पीच दी थी 1854 में, विच इज़ अ रिप्लाई, जो कि एक रिप्लाई था गवर्नर स्टेवन को। गवर्नर स्टेवन जो कि वाइट पीपल्स के गवर्नर थे, वाइट लोगों के गवर्नर थे, फॉर प्रपोजल ऑफ बाइंग द नेटिव्स लैंड। वाइट लोगों के जो गवर्नर थे, इनका नाम था स्टेवन। इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि इनको चीफ सिएटल को, कि हमें आपकी ज़मीन खरीदनी है, बदले में हम आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे आपके एंशिएंट एनिमीज से, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड था। एक तरफ से वाइट, जिनके लोग बढ़ते जा रहे थे, उन ज़मीन की ज़रूरत थी खेती के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। और दूसरी तरफ से रेड इंडियंस, जिनकी अमेरिका रेड इंडियंस के पूर्वजों की ज़मीन थी। ये लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, ये लोग जंगलों को नहीं काटते थे, इनका जीवन आदिवासी की तरह था। और वो लोग ऐसा मानते थे कि उनके पूर्वज प्रकृति के रूप में उनके साथ हैं। रेड इंडियंस
रेड इंडियंस के जो कुछ इनेमीज थे, पर वो रेड इंडियंस के कुछ इनेमीज थे। जब रेड इंडियंस का नंबर जब बहुत ज़्यादा था तो वो लोग अपने इनेमी से फाइट कर लेते थे, पर अब वो बेचारे लाचार थे क्योंकि उनका नंबर कम है तो उन्हें मदद की ज़रूरत थी वाइट पीपल से। इसी के रिप्लाई में चीफ सिएटल ने अपने लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्पीच दी थी। यही स्पीच है जो कि चीफ सिएटल की स्पीच है। इन्होंने अपने चीफ सिएटल जी ने अपने लोकल लैंग्वेज में ये स्पीच दी थी, बहुत ज़ोरदार थी। अब इसका जो ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, या अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे हिंदी में ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, वो थोड़ा सा उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता गया, पर अभी भी बहुत जोरदार है। समझ रहे हो, उनकी कुछ लाइनें बहुत तगड़ी हैं। हाँ तो बच्चों, एक ये छोटा सा कटआउट है आपकी बुक से, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें बेसिकली बिलीफ्स के बारे में बताया गया है। जैसे जो ट्राइब के लोग थे, ट्राइब मतलब जो आदिवासी टाइप के लोग थे, वो लोग कैसे सिस्टम को मानते थे, मतलब किन किन रीति रिवाजों को मानते थे, कैसा मानते थे कि ऐसा करने से भगवान बुरा मान जाएंगे, ये सब टाइप की चीज़ें। और जो वेस्टर्न कल्चर था वैसा क्या था, और ट्राइबल कल्चर क्या था। वेस्टर्न कल्चर में मानते थे कि लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, ये इट कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय मैन बिकॉज ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। वन कैन नॉट बाय लैंड और मोर देन वन कैन बाय स्काई और एयर। मतलब कहने का ये मतलब है इनका कि लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, कोई एक आदमी की चीज़ नहीं है ये कि कोई एक आदमी खरीद ले। ज़मीन को नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि उसमें बाकी लोगों की ज़िंदगी डिपेंड है। कोई भी हवा को नहीं खरीद सकता और बादलों को भी नहीं खरीद सकता। दूसरा पॉइंट कह रहा है एवरी पार्ट ऑफ अर्थ बी इट अ वैली। अर्थ का हर हिस्सा होगा एक वैली होगी, पहाड़ होंगे या रॉक इज सैक्रेड, मतलब एक पवित्र जगह है। हाँ, पूरी पृथ्वी के जी सारे हिस्से एक पवित्र जगह है। ये ऐसा ट्राइबल वाले लोग मानते थे जो ट्राइब्स में रहते थे। कितनी बढ़िया बात लिखी है। वी आर अ पार्ट ऑफ अर्थ, हम लोग पृथ्वी का हिस्सा हैं। द अर्थ डज नॉट बिलोंग्स टू अ मैन, जो अर्थ है किसी की एक की जायदाद संपत्ति नहीं है। मैन बिलोंग्स टू द अर्थ, जो आदमी है वो अर्थ में बिलोंग करता है। बेटा आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं एकदम टू कॉपी, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सर भी खुश हो जाएंगे आपका। All living and non-living things are our brothers and sisters. We must show the kindness we would show to any brother sister. अच्छा, जो कि all living और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो हमारे भाई और बहनों जैसी हैं। हमें वही दया दिखानी चाहिए उन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में भी जैसे कि हम अपने भाई बहन को दिखाते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व द अर्थ फॉर सब्सिक्वेंट जनरेशन, मतलब जो सब्सिक्वेंट मतलब फर्दर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमें अर्थ को बचा के रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह ये सब। समझ रहे हो? लिखा ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, मैन डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, ही इज merely अ स्टैंड इन इट। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। मैन डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, मैन बच के नहीं निकल सकता लाइफ के वेब से। ही इज merely इन अ स्टैंड इन इट, वो एक स्टैंड है इसके अंदर। डू नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड पॉल्यूट द रिवर्स, जंगलों को मत बर्बाद करो और नदियों को मत गंदा करो। दे आर लाइफ गिवर्स, ये जाने देती हैं लाइफ गिवर्स हैं। और वेस्टर्न लोग जो कि अंग्रेज लोग थे, वो लोग कैसा मानते थे, वो लोग उनके अंदर के बिलीफ थे, उनका अपना ऐसा मानना था कि द यूनिवर्स वॉज मेड अप ऑफ मैन, जो यूनिवर्स है वो आदमी से बना हुआ है, आदमियों से ही बना हुआ है, ऐसा मानते थे। एवरी स्क्वायर फुट ऑफ द प्लानट बिलोंग्स टू मैन, प्लानट का हर एक वर्ग गज इन आदमी के से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ। मैन वॉज मेड टू रूल द वर्ल्ड, आदमी बनाया गया है कि इस संसार पे कब्जा कर सके। मैन मस्ट हैव मैस्ट्री ओवर द वर्ल्ड एंड ही मस्ट कॉन्कर द यूनिवर्स, मैन को पूरे दुनिया में कब्जा कर लेना चाहिए, ये सब लिखा है। देयर आर नो बाउंड्स टू मैन्स राइट, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई मतलब लिमिट्स नहीं है किस एक मैन के लिए राइट, मतलब अधिकारों की, एक आदमी के अधिकारों की कोई लिमिट्स नहीं है। टू कम्पीट विद अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज से कम्पीट करने के लिए एक मैन की अधिकारों की कोई लिमिट नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड आर इन एग्जॉस्टेबल, जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज मतलब संसाधन जो हैं, जैसे कि पानी हो गए, ये एग्रीकल्चर वगैरह, ये रिसोर्सेज हैं जो जैसे कि जो ऐसी रिसोर्सेज जो कि गॉड प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये ख़त्म नहीं होंगे कभी, ये इन एग्जॉस्टेबल। वी कैन
कंज्यूम एज मच एज वी वांट, हम जितना ज़्यादा चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। मैन वॉज बॉर्न फ्लॉड, मैन कैन गेट रिड ऑफ हिज सिंस ओनली बाय स्ट्रिक्ट एडरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रिश्चियनिटी। अच्छा, आदमी लिखा है वॉज फ्लॉड, आदमी गलती से पैदा हुए थे। मैन अपने गलतियों को, अपने पापों को से बच सकता है कैसे? एक स्ट्रिक्ट अडेरेंस से, इंस्टीट्यूशनल क्रिश्चियनिटी पढ़ के, क्रिश्चियनिटी के बारे में मतलब जानकारी रख के एक आदमी अपने पापों से बच सकता है, ऐसा कुछ लिखा। तो यार कह रहा हुआ वहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल रेमेडी होती है, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल तरीका होता है, हर किसी प्रॉब्लम का एक टेक्निकल तरीका होता है, ये लोग ऐसा मानते थे। मैन हैज़ अ राइट टू अनलिमिटेड एक्सपेंसेस, मैन के पास राइट है, आदमी के पास राइट है कि उसको अपनी चीज़ों को कितना भी बढ़ा सकता है। जैसे 100 वर्ग गज की उसकी ज़मीन है, 200 वर्ग गज कर लिया, 300 वर्ग गज कर लिया, बढ़ाता चला, कब्जा करता चला। देयर इज़ नो सच थिंग्स एज ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें कोई है ही नहीं है, और पॉपुलेशन कुछ होता ही नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं। बहुत पहले की बात है यार ये, अब अभी की नहीं है। करीब करीब 1800 सेंचुरी नहीं 1900 सेंचुरी, 1800 1900 सेंचुरी के बीच का गैप है ये, समझे? तो मतलब अब बहुत आगे आ गए हैं हम लोग। अब हम लोगों ने सब कुछ ऐसा देखा है, ग्लोबल वार्मिंग से लगा के पॉल्यूशन तक। वेस्टर्न बिलीफ जो थे ये बेसिकली अब गलत साबित होते हैं एज कम्पेयर टू द ट्राइबल बिलीव्स। ट्राइबल बिलीव्स जो थे, पेड़ों को लगाना, पेड़ों को की केयर करना, नेचर की केयर करना फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आज हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। साथ में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच कर दूंगा ताकि आप अपनी